हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लिक बी। मैं दिव्यांशु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने क्लास 11th की प्लेलिस्ट को स्टार्ट कर रखा है, वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट कर रखा है। हम बात कर रहे हैं सेट्स यानी समुच्चय के ऊपर, और आज हम लेके आए हैं पार्ट 3 यानी भाग 3। इससे पहले हमारे 2 वीडियोस और हो चुके हैं। पहले वीडियो में हमने बात की थी सेट्स की बेसिक डेफिनेशन, फंडामेंटल ऑपरेशंस के बारे में। दूसरे वीडियो में हमने बात की थी सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के बारे में। पहले वीडियो के अंदर हमने आधारभूत परिभाषाओं के बारे में बात की थी, संक्रियाओं के बारे में बात की थी और सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। दूसरे वीडियो के अंदर हमने समुच्चय निर्माण रूप के बारे में पढ़ा था और रोस्टर फॉर्म या टेबुलर रूप के बारे में हमने पढ़ा था। अब बात आती है कि सर आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चा, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल नंबर सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो बोलेंगे इसे संख्याओं के समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। संख्याओं के समुच्चय, जैसे कि n, w, r, r प्लस, w प्लस, q, q प्लस, q डैश, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और इनको डिटेल से पढ़ेंगे। छोटा छोटा ब्रीफ नॉलेज लेंगे। जो बच्चे 9th और 10th के अंदर अच्छे से नंबर सिस्टम को पढ़ के आए हैं, उन्हें इसको समझने में आसानी होगी। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एम्प्टी सेट के बारे में। एम्प्टी सेट यानी कि रिक्त समुच्चय, हिंदी में बोलते हैं रिक्त समुच्चय। सेट माने समुच्चय। और हम पढ़ेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के बारे में। हिंदी में बात करूं तो परिमित तथा अपरिमित का पढ़ेंगे कि परिमित तथा अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं। सेट माने समुच्चय। और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं इक्वल सेट को। हिंदी में बात करूं तो समान समुच्चय को। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर सेट, संख्याओं के समुच्चय को, एम्प्टी सेट यानी रिक्त समुच्चय को, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट यानी कि परिमित तथा अपरिमित समुच्चय को, और लास्ट में इक्वल सेट यानी कि समान समुच्चय को। तो ये हमारे पढ़ने का आज का ब्यौरा है और हम इसको आगे पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और अपने आप को स्किलफुल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम यहाँ से नंबर सेट्स को स्टार्ट करते हैं। हमारे जो संख्याओं के समुच्चय है उनकी बात करते हैं। हमने पढ़ा था n। कक्षा 9 में हमें n के बारे में क्या जानकारी थी? क्लास 9 तक हम n के बारे में क्या पढ़ते हैं? हमने पढ़ा था कि जो नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं होती है, उनका कलेक्शन। उस टाइम हमें वेल डिफाइंड शब्द का मतलब, सुपरिभाषित शब्द का मतलब नहीं पता था। अब हमें वेल डिफाइंड वर्ड का मतलब पता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? नेचुरल नंबर में किसी से पूछूंगा तो क्या बोलेगा? 1 2 3 4 5 6 और इनफाइनाइट तक। मतलब सबका आंसर सेम रहने वाला है, पर्सन टू पर्सन कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। इसका मतलब ये हो गया वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो इसका मतलब n क्या हो गया? n हमारा सेट हो गया। तो n हो गया बच्चों सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। हिंदी में मैं बात करूं तो ये हो गया सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, ये तो हो गया बच्चा n। अब अगर मैं सिमिलरली बात करूं हमारे सेकंड नंबर की, दैट इज w। w किसका रिप्रेजेंटेटिव होता था? किसका संकेतक होता था? किसको प्रदर्शित करता था? w दिखाता था हमारा होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं को, जो 0 से स्टार्ट होती थी और 1 2 3 4 करते हुए इनफाइनाइट तक चली जाती थी। यही पढ़ के आए हैं हम छोटी क्लासों में। उस टाइम हमें वही बात, सुपरिभाषित वेल डिफाइन का मतलब नहीं पता होता था। यहाँ पर जो w है, क्या वो वेल डिफाइन है बच्चों? क्या वो सुपरिभाषित है बच्चों? तो आप बोलोगे हाँ सर है, क्योंकि किसी से भी मैं होल नंबर पूछूंगा तो उसका आंसर एक ही होगा। वो एक ही तरीके से होल नंबर को डिफाइन करने वाला है, वो सेम नंबर्स ही बोलने वाला है, चाहे मैं करूं, आप करो या कोई और करे, कोई और टीचर पढ़ाए या कोई और स्टूडेंट पढ़े। तो w भी हो गया हमारा सेट। तो w को क्या लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, क्योंकि w किसको रिप्रेजेंट करता है? w रिप्रेजेंट करता है होल नंबर को। हिंदी में बात करूं तो बोलेंगे सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगर मैं बात करूं, w के ऊपर एक प्लस लगा दूं तो इसका मतलब क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव होल नंबर्स। सभी धनात्मक पूर्ण संख्याओं का
समुच्चय जो होता है वो होता है W प्लस। अब प्यारे बच्चों मुझे बताओ, क्या W प्लस में 0 आएगा? हम बात कर रहे हैं द वेरी फेमस नंबर 0, सबसे प्रसिद्ध संख्या 0 के बारे में। अब 0 प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि 0 बहुत कम लोगों को मिलता है। 0 या तो उनको मिलता है जिनके 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, या 10 आउट ऑफ 10 आते हैं, या जिनको कुछ नहीं आता उनको मिलता है। मतलब 0 की महिमा ऐसी हो गई, या तो जिसको कुछ नहीं आता उसको 0 मिलता है, या जिसको सब कुछ आता है उसको 0 मिलता है। 0 और 100 उन्हीं को 0 मिलता है। बेसिकली बात करें तो 20-30 पे नहीं जा रहे हैं हम जा रहे हैं सब कुछ आने पे और कुछ नहीं आने पे। अब जो 0 है वो 0 क्या है? वो 0 ना तो आपका पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ये पॉजिटिव यानी कि धनात्मक भी नहीं है, और ये नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक भी नहीं है। ये दोनों ही नहीं है। 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, धनात्मक भी नहीं ऋणात्मक भी नहीं। तो सर 0 को कैसे डिफाइन करेंगे? 0 एक बैरियर समझ लीजिए आप, एक बांध समझ लीजिए आप कि भाई 0 जो है, 0 से अगर मैं इधर जाऊंगा तो मुझे सब पॉजिटिव मिलेंगे। प्लस IVE इसका मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब धनात्मक, और माइनस IVE इसका मतलब नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक। अगर मैं 0 से इधर जाऊंगा तो मुझे पॉजिटिव मिलने वाले हैं, 0 से इधर आऊंगा तो मुझे नेगेटिव मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 से बड़े जो हैं, मतलब कोई नंबर लिया सपोज x, अगर वो नंबर 0 से बड़ा है तो वो नंबर क्या हो जाएगा आपका? प्लस IVE। प्लस IVE का मतलब है पॉजिटिव। अब से हम प्लस IVE दिखाएंगे, वो पॉजिटिव होगा। तो सपोज करते हैं कोई नंबर x वो है 0 से छोटा यानी कि लेस देन 0, तो इसका मतलब वो नंबर हो गया माइनस IVE। माइनस IVE का मतलब हो गया नेगेटिव। अब हम नेगेटिव को माइनस IVE दिखाने वाले हैं और पॉजिटिव को प्लस IVE दिखाने वाले हैं। मतलब जो ये 0 है ये किसका निर्धारण करेगा? ये धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का निर्धारण करने वाला है। इधर जाएंगे तो पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या है, इधर आएंगे तो नेगेटिव। और 0 खुद क्या है? 0 खुद एक ना तो धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्या है। 0 जो है वो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ये तो बात हो गई 0 की। और W प्लस, ये W प्लस जो है इसे आप अच्छे से याद कीजिएगा, ये आपको बुक में नहीं मिलने वाला है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं जो हमारा है Z। Z का मतलब होता है इंटीजर, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होते हैं? वही जो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होते हैं बच्चों और कहाँ तक जाते हैं? 0 फिर प्लस इनफाइनाइट तक। इसके बीच में -1 -2 वो भी आएंगे, इधर 1 2 वो भी आएंगे। ठीक है, तो वो आप पढ़ के आए होंगे उम्मीद करता हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो 9th क्लास में जो नंबर सिस्टम के पहले 2 वीडियो हैं आप उनको जाकर अच्छे से देखिए, आपको ये चीज़ डिटेल में समझ आ जाएगी। अब देखो जो Z है इंटीजर है वो क्या हो गया? ऑल सॉरी अब देखिए जो Z है वो क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सभी पूर्णांकों का समुच्चय। समुच्चय के लिए क्या कंडीशन चाहिए होती है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब जो Z था वो पहले से ही कलेक्शन तो था, संग्रह तो था, पूर्णांकों का संग्रह है, लेकिन वेल डिफाइंड जो शब्द है, सुपरिभाषित जो शब्द है, उसका मतलब हम अभी पढ़े हैं, सिर्फ 11th क्लास के अंदर हमने आके पढ़ा है उसको। तो उसके अकॉर्डिंग क्या ये Z जो कलेक्शन था हमारे पास पूर्णांकों का यानी कि इंटीजर्स का कलेक्शन था, वो क्या सेट होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि वो सबके लिए सेम है, आइडेंटिकली सेम है। मैं ये चीज़ कह सकता हूँ, परसेंट टू परसेंट डिफर नहीं कर रहा है, परसेंट टू परसेंट चेंज नहीं हो रहा है, व्यक्ति बदलने पर या शर्तें बदलने पर परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो वो समुच्चय हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर मैं किसी से Z पूछूंगा तो सब यही बताएंगे, कोई अलग से जवाब नहीं देगा बच्चों, इसलिए ये हो गया सेट। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब अगर मैं बात कर लूँ Z प्लस की, तो आप अभी W प्लस किया उससे समझ चुके होंगे कि Z प्लस आपका होगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय हो जाएगा बच्चों। सिमिलरली मैं बात कर लूं Z माइनस की, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। देखो हिंदी में बात करें तो सभी ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। Z प्लस यानी कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय और Z माइनस यानी सभी ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। Z प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड Z माइनस सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। अब देखो बच्चों मैं एक बात करता हूं कि अभी मैंने जो N और W पढ़ा था, तो क्या मैं N प्लस लिख सकता हूं क्या मेरे बच्चों? प्यारे बच्चों, क्या N प्लस लिखा जा सकता है?
तो n प्लस नहीं लिखा जा सकता बच्चों। क्यों? क्योंकि n तो शुरू ही होता है 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो मैं अगर n प्लस लिखूंगा तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा n के ही तुल्य हो जाएगा या n के ही समान हो जाएगा। तो लिखने का कोई औचित्य नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए n प्लस नहीं दिखाया जाता है। n प्लस जो होता है वो n ही होता है। और मैं बात करूँ w माइनस की, तो क्या w माइनस हो सकता है? क्योंकि होल नंबर पूर्ण संख्याओं में कभी माइनस वाली संख्या आती ही नहीं है, इसलिए w माइनस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा और n माइनस भी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन जो आपका ये n प्लस है ये एग्जिस्ट तो कर जाएगा, लेकिन वो होता n के इक्विवेलेंट ही है, n के तुल्य, n के समान ही होता है, इसलिए उसे दर्शाया नहीं जाता है और किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा नॉर्मली, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए। फिर हम एक और अच्छी बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने z, z प्लस और z माइनस के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, सभी अऋणात्मक संख्याओं का, या मैं लिख सकता हूं पूर्णांकों का, माफ कीजिएगा पूर्णांक ही आएगा, पूर्णांकों का समुच्चय। तो ये सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में क्या क्या आएगा? तो देखो, नॉन नेगेटिव है मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि वो पॉजिटिव वाले तो होंगे ही। इसका मतलब 1 2 3 4 और ये इनफाइनाइट तक तो होगा ही होगा। अब मैंने एक चीज़ अभी बताई थी जस्ट थोड़ी देर पहले कि ज़ीरो जो है, ज़ीरो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। तो ज़ीरो किस में आएगा? नॉन नेगेटिव में भी कंसीडर होगा, यानी कि अऋणात्मक में भी कंसीडर होगा, और अधनात्मक यानी कि नॉन पॉजिटिव में भी कंसीडर होगा। तो यहाँ पर हम ज़ीरो लिखेंगे। तो अब देखो ये चीज़ कुछ बन रही है क्या? ज़ीरो से लेके इनफाइनाइट तक काउंटिंग है, ज़ीरो से लेके अनंत तक गिनती है। तो मुझे पता चल रहा है ये डब्लू बन रहा है मेरे भाइयों। इसका मतलब क्या हुआ? जो सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, सभी अऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय है, उसे हम डब्लू बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल होल नंबर, सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आ गई, आपको पूछ लिया सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सपोज आपका क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, आपको ऑप्शन ए दे दिया n, ऑप्शन बी दे दिया w, ऑप्शन सी दे दिया z और ऑप्शन डी दे दिया नन। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसके अंदर कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? तो देखो यहाँ पर हमने प्रूव किया है कि ये W के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि जीरो से लेके इनफाइनाइट तक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों W। ऐसा क्वेश्चन आपके JEE मेंस के अंदर आता है, और कई बार अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो एडवांस में भी आ जाता है, नहीं तो जो वेब जी होते हैं, ओडिया जी होते हैं, उन सब में भी कई बार आता है। कॉमडेक के पेपर में भी कई बार पूछ लिया जाता है, और जो आपका VIT का पेपर होता है उसमें तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आपको कई बार मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ मैं कर देता हूँ, मैं यहाँ बात करता हूँ नॉन पॉजिटिव की, यानी कि बच्चों अधनात्मक की बात करता हूँ। तो उसमें क्या होगा? उसमें ये सब हट जाएगा। अब मैं ये सब रब कर देता हूँ। अधनात्मक का मतलब क्या हो गया? जो धनात्मक नहीं है, इसका मतलब माइनस वाले तो सारे आएंगे ही आएंगे। तो माइनस वाले सारे लिख लेते हैं। माइनस वाले सारे मतलब माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होकर -3, -2, -1। और जैसा कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि जीरो जो है वो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। जीरो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, तो जीरो भी कंसीडर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ ऑल नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, सभी अधनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय क्या होगा? वो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ना, ये इंटरमीडिएट फॉर्म के क्वेश्चन हैं। इन्हीं में क्या होता है, बार बार घुमा के आपको पूछेगा, कई बार कुछ चीज़ें गायब कर देगा। मैं इसके ऊपर एक स्पेशल सीरीज भी लेकर आऊँगा, अगर आप लोग मुझे कमेंट कर बताएंगे कि आपको मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, और आप ऐसे क्वेश्चन की सीरीज चाहते हैं, तो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं और अगले नंबर पर डिस्कशन करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्यू पर। और क्यू क्या होता था? हमारे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, हमारी परिमेय संख्या को प्रदर्शित करने का तरीका या सिंबल या संकेतक। तो अब क्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पर वही बात, कलेक्शन है, सुपरिभाषित है, वेल डिफाइन है, तो ये सेट बन जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो वही बात आपकी पुरानी, सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा प्यारे बच्चों ये।
ठीक है। और अगर मैं बात कर लूँ इस Q के ऊपर एक डैश लग जाए ऐसा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल का हिंदी में अर्थ होता है अपरिमेय संख्याएं, यानी कि सभी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो Q हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, Q डैश हो जाएगा सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय और सभी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो अब देखो मैं बात करूं Q प्लस की, तो Q प्लस हो जाएगा ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का सेट, यानी सभी धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। Q माइनस की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, सभी ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय, यानी कि सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रेशनल नंबर्स। और जो जीरो है वो भी क्या है, वो भी एक रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि मुझे अगर Q बनाना है तो वो Q ऐसे बनेगा, Q प्लस Q माइनस प्लस जीरो। ये एक तरीके से Q का फॉर्मेशन है, परिमेय संख्याओं की सूची है, धनात्मक परिमेय संख्याएं, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं और शून्य। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ शून्य क्या होता है, जीरो क्या होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इसी कारणवश इन दोनों के अंदर हम शून्य को यानी जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे, जीरो को शामिल नहीं करेंगे बच्चा। तो मुझे Q लिखना है तो वो हो जाएगा Q प्लस Q माइनस और जीरो। मतलब आगे कभी आपको पूछ ले कि जो परिमेय संख्याओं का समुच्चय है वो किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, या किन किन चीज़ों से या किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो आप बोलेंगे Q प्लस Q माइनस और जीरो, यानी कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, नेगेटिव रेशनल नंबर और जीरो। और अगर सेट में आ जाएंगे तो आप इनके साथ में सेट जोड़ देंगे। अब मैं अगर सिमिलरली इसके लिए बात करूं तो Q डैश जो है वो अपरिमेय संख्याएं हो गई, तो सिमिलरली ये भी ऐसे ही लिखी जाएगी, Q डैश पॉजिटिव वाला प्लस Q डैश नेगेटिव वाला। क्या इसमें जीरो आएगा, क्या इसमें ऐसे जीरो लिख सकता हूँ क्या? तो बच्चों जीरो क्या होता है, रेशनल नंबर। जीरो हमारा परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय में नहीं आता, तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही रहेगा। ये दोनों बहुत ही हाई लेवल की बात है जो आपकी एनसीईआरटी में आपको हो सकता है ना मिले, तो आप इसे और इसे अच्छे से नोट करेंगे। अभी हमारा जो भी नंबर सिस्टम चल रहा है, स्पेशल क्लास है ये थोड़ी सी, तो ये सब आपको एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आप फाउंडेशन बैच की तैयारी करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कुछ अच्छा सीखना, कुछ नया सीखना, कुछ लेवल का सीखना, तो वो ये है। मैं ये नहीं कह रहा एनसीईआरटी का कोई लेवल नहीं है, एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, सबसे अच्छी बुक है 11th क्लास के लिए एनसीईआरटी, उसे भी पढ़े। साथ में मैं आपके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हमेशा लाता रहूँगा, और ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आर के बारे में, यानी कि रियल नंबर्स के बारे में, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो अब आर की बात कर लेते हैं। आर आप सब लोग पढ़ते हुए ही आई हैं, और यहाँ पर हम सेट की बात कर रहे हैं, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स वो क्या हो जाएगा बच्चों, आर। सभी वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है उसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। किसे, सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को, या सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय का कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो अब ये हो गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी कि सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अगर मैं वही बात आर प्लस करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी कि सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं, आर माइनस सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं। कई जगह पे आपको आर जीरो भी लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब है कि जीरो, और आर स्टार कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, उसका मतलब है आपको जीरो को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब डिटेल में भी आप पढ़ सकते हैं, पर अभी आपके सिलेबस में इतना ही है। आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब आप रियल नंबर्स को कॉलेज के अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ेंगे, तब आपके पास में आएगा कंपैरिजन बिटवीन रियल नंबर्स ऐसा करके चैप्टर, उसके अंदर आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप इतना ही ध्यान रखिए कि आर प्लस मतलब धनात्मक वास्तविक संख्याएं, आर माइनस मतलब ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, पॉजिटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, और रियल नंबर्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं Q प्लस Q डैश। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Q प्लस Q माइनस प्लस Q डैश का प्लस Q डैश का माइनस और प्लस का ज़ीरो। ये भी आर को लिखने का ही एक तरीका है। आप अपने साथियों से कभी इसको डिस्कस करेंगे तो उन्हें कहना कि आज चलो एक नई चीज़ सिखाता हूँ, और उन्हें ये बताना और एक्सप्लेन करना, उन्हें समझ में आएगा तो उन्हें लगेगा कि यार क्या पढ़ाया है, क्या पढ़ रहा है, क्या लॉजिक है, क्या दिमाग है। और उन्हें भी बताना कि हमें ये सब कुछ मिल रहा है क्लिक भी पर, मैथ्स के सेशन में दिव्यांशु सर के द्वारा। तो अब हम इसे वाइंड अप करते हैं हमारे नंबर सिस्टम को। एक छोटी सी बात और ले लेते हैं, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदी में मैं नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ बोल के बताऊंगा। सभी सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, उसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल C से दिखाते हैं। जो सम्मिश्र संख्याएं हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, वो हमारे 11th क्लास में एनसीईआरटी का
चैप्टर नंबर 5 है, अध्याय संख्या 5 है। तो जब हम इससे पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे, सम्मिश्र संख्याओं को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर मैं आपको उसकी विशेषता बताऊंगा। अगर आप फिर भी जानना चाहें तो z इक्वल्स टू होता है a प्लस माइनस बी आयोटा, ठीक है, इस तरीके का a प्लस माइनस आयोटा b, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाने का स्टाइल। तो इस पर डिटेल डिस्कशन जो है वो हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याओं के अंदर। तो यहाँ पर हमारा जो स्पेशल नंबर सिस्टम का पार्ट था ये खत्म हो गया है। अभी वीडियो का फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी सेट्स का बेसिक पार्ट आना बाकी है, कुछ और 2 से 3 अच्छी डेफिनेशंस को हम पढ़ने वाले हैं और वो भी बहुत यूजफुल होने वाली है आगे जाने के लिए या आगे की मैथ्स के अंदर। तो आप इसे नोट कीजिए, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये था आपके लिए स्पेशल, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपके लिए एक स्पेशल टच क्लास लेकर आऊँगा, वो मैं लेकर आ गया हूँ, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ और डेफिनेशंस पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। तो चलिए उन पर बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं आज की पहली डेफिनेशन पर, पहली परिभाषा पर, और वो है एम्प्टी सेट। हिंदी में बात करें तो इसे बोलते हैं रिक्त समुच्चय। एम्प्टी आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि खाली, तो इसका मतलब है अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, एलिमेंट लेस हो, समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, ऐसा सेट या ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव नहीं हो, एक भी अवयव नहीं हो, अवयव लेस हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। अब समुच्चय को हम कैसे दिखाते थे? एक ब्रैकेट के अंदर दिखाते थे, मंझले कोष्टक के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर। तो ऐसा खाली करली ब्रैकेट आपको दिखे उसे हम क्या कहेंगे? सिंबल कहेंगे। किसका? रिक्त समुच्चय का। यानी कि एम्प्टी सेट का सिंबल होता है ये, या आप बात कर सकते हैं फाई। ये 2 होते हैं प्रतीक चिन्ह, यानी कि सिंबल्स किसके? एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय के। खाली ब्रैकेट क्योंकि एक भी एलिमेंट नहीं होता है, इसलिए एक भी अवयव नहीं है, इसलिए हमने ये खाली ब्रैकेट दिखाया है। और फाई एक दूसरा तरीका है इसे दिखाने का, ठीक है। अब बात आती है इसे और क्या बोलते हैं। इसके और भी नाम हैं। इसे हम बोल सकते हैं नल सेट, जीरो सेट। हिंदी में बात करूं तो इसका एक और नाम है शून्य समुच्चय, ठीक है। तो इसके और नाम क्या है एम्प्टी सेट के? नल सेट और जीरो सेट, हिंदी में शून्य सेट। डेफिनेशन क्या थी? अ सेट विच डजंट कंटेन एनी एलिमेंट, वो समुच्चय जो एक भी अवयव नहीं रखता है, उसे हम कहते हैं क्या? रिक्त समुच्चय। रिक्त हो गया ना, कुछ भी नहीं है। तो उसे व्यक्त कैसे करते हैं? खाली ब्रैकेट से, सिर्फ इसके अंदर कुछ नहीं शो करते, या फिर फाई से। उसके अदर नाम क्या है? नल सेट, जीरो सेट यानी कि शून्य समुच्चय। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। मैं लेता हूँ कोई सेट ए है, समुच्चय ए है, x सच दैट ऐसे लगाते हैं और एक लंबी लाइन भी होती है। अब हम लंबी लाइन लगाएंगे। मैं लिखता हूँ x इज़ अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब हो गया आपकी प्राकृत संख्या, और जो x है वो इन बिटवीन 4 and 5 है। तो क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर पॉसिबल है जो 4 से 5 के बीच में हो? क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या पॉसिबल है जो 4 से 5 के बीच में हो? आप कहोगे कोई नंबर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 to 5 के बीच के अंदर कोई भी नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो दुनिया का कोई भी आदमी, कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी मैथमेटिशियन नहीं कंसीडर कर सकता या नहीं बता सकता किसी नंबर को जो 4 और 5 के बीच में हो और नेचुरल भी हो। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 5 हो गया, यानी कि एम्प्टी सेट हो गया। तो एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? जो कोई भी एलिमेंट कंटेन ना करे। तो देखो इसने कोई भी एलिमेंट को कंटेन नहीं किया। और ये कौन सी फॉर्म है? ये सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि समुच्चय निर्माण रूप है, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा तो आप जाके पढ़ सकते हैं। तो समुच्चय निर्माण रूप में मैंने दिखाया कि एम्प्टी सेट को कैसे लिखते हैं, और इसका सिंबल ये होता है, आप जान ही चुके हैं। तो ये था हमारे एम्प्टी सेट। नाउ द सेकंड डेफिनेशन, दूसरी परिभाषा क्या है हमारे पास? फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, परिमित और अपरिमित समुच्चय। तो इसकी डेफिनेशन है अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट अ डेफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। मतलब ऐसा समुच्चय जो रिक्त हो या फिर उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो डिफाइनाइट हो, मतलब उनकी संख्या निर्धारित हो, वही 100, 200, 300, 5, 6, 7 करोड़ लाख डिफाइन हो, मतलब वो संख्या हमें पता हो, उसे हम कहते हैं फाइनाइट नंबर या फाइनाइट सेट, ठीक है। और अगर नहीं पता होगी तो वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। हिंदी में बात करूँ तो ऐसा समुच्चय जो आपका रिक्त हो या जिसके अवयवों की संख्या निर्धारित हो, वही निर्धारण का मतलब कितनी भी हो सकती है, लेकिन निर्धारित हो, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन किसी में भी हो, निर्धारित हो, तो वो हो जाएगा आपका परिमित समुच्चय। या रिक्त हो तो वो परिमित में की श्रेणी में ही आएगा। अगर निर्धारित नहीं है, कुछ ऐसा आ गया कि आपको पता नहीं है, इनफाइनाइट आ गई, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। अभी हमने जो बात की थी n, w, w प्लस, r प्लस, ये सब किस में आने वाले हैं? ये सब आने वाले हैं आपके इनफाइनाइट सेट के अंदर, यानी कि अपरिमित समुच्चय के अंदर। और अगर मैं परिमित की बात करूं तो अभी हमने जो एग्जांपल लिया था नेचुरल नंबर बिटवीन 4 and 5, तो वो आएगा 5 और वो हो जाएगा रिक्त समुच्चय यानी कि फाइनाइट सेट। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, अ नंबर बिटवीन
4 and 7, अ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 and 7, तो वो हो जाएगा 5 और 6 का सेट। अगर मैं ऐसी बात करूं कि 4 व 7 के मध्य प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो वो आ जाएगा 5 और 6, यानी कि 2 आ रही है इसके अंदर 2 अवयव हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या निर्धारित हो गई। इसका मतलब ये फाइनाइट सेट हो गया, और ये सब इनफाइनाइट यानी अपरिमित के उदाहरण हो गए, ये परिमित का उदाहरण हो गया। इनके ऊपर हम क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, करने वाले हैं। इन सब के ऊपर मिलाकर हम 10 क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नाउ द लास्ट डेफिनेशन, आज की अंतिम परिभाषा, इक्वल सेट, समान समुच्चय। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। मतलब हमने 2 सेट लिए, सपोज कोई ए लिया और कोई बी लिया, दोनों के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं और वो पांचों के पांचों एलिमेंट्स दोनों के कॉमन है, मतलब समान है, इक्वल है, तो वो हो जाएगा हमारा इक्वल सेट, क्योंकि उनके सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं। ठीक है, हिंदी में बात करें तो 2 दिए गए समुच्चय ए तथा बी में यदि ए व बी का प्रत्येक अवयव समान हो, मतलब ए और बी वही लिए 5-5, उनमें क्या है, अवयव हैं और पांचों समान हैं, तो वो किस में आ जाएंगे, समान समुच्चय में, क्योंकि समान आ रहा है। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ए जो सेट है उसमें आ रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6, और एक मैंने सेट लिया बी, उसमें आ रहे हैं 2 3 6 5 और 1 and 4। तो देखो इसके अंदर भी 6 वही एलिमेंट्स हैं, 6 वही अवयव हैं जो इसके अंदर है। दोनों में क्या है, एलिमेंट्स इक्वल हैं, समान एलिमेंट हैं, लेकिन बस थोड़ा सा क्या है, आगे पीछे लिखे हुए हैं। तो क्या ये इक्वल सेट्स नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा कि आगे पीछे होंगे या सेम ऑर्डर होना चाहिए, ऐसा नहीं दे रखा है। सिर्फ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एलिमेंट्स देख लो, इसमें भी वही 6 हैं, इसमें भी वही 6 हैं, तो सेम एलिमेंट्स हैं, तो इसे हम कहते हैं इक्वल सेट। तो ये हो गया हमारा समान समुच्चय। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा, पहले नंबर सिस्टम के ऊपर हमने कुछ स्पेशल चीज़ें पढ़ी, उसके बाद में हमने पढ़ा हमारा एम्प्टी सेट यानी कि रिक्त समुच्चय, उसके बाद में फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट यानी परिमित और अपरिमित समुच्चय, और अब हमने पढ़ा है इक्वल सेट यानी कि समान समुच्चय। तो आगे के वीडियो में जो अपना अगला वीडियो आएगा उसमें इन सब के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, अप्रॉक्सीमेट 10 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।